नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज सुनते फिर से एक नई कहानी। रश्मि सुबह दाना छत पर डालने गई तो उसने सामने की छत पर बने 2 कमरों के मकान में हलचल सी महसूस हुई, जो काफ़ी दिनों से खाली था। घर के सामने 5 लोगों का परिवार रहता था। मुखिया काशीराम छोटी सी किराने की दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। छत पर 2 कमरों का किराए के लिए मकान बनाया था, जो कि गृहस्थी की गाड़ी खींचने में बहुत मददगार था। कई लोग आए और नापसंद करके चले गए। घर में बहुत कुछ सहूलियत की व्यवस्था नहीं थी और उसे ठीक करवाने की काशीराम की हिम्मत नहीं थी। दाना डालते डालते रश्मि खुश हुई। चलो सामने रौनक तो हुई। रश्मि और उसकी 3 बेटियां वसुधा, काजल और सुहाना भी कॉलेज और स्कूल से वापस आकर सर्दियों में ज़्यादा वक्त छत पर माँ के साथ बैठी रहती थी। अब धीरे धीरे रश्मि की नज़र रह रहकर सामने टिकने लगी। रेडियो चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन परिवार के नाम पर सूनापन ही दिखाई दे रहा था। तभी एक 30-32 साल का नौजवान बाहर आकर रसोई में गया। उसने रश्मि को अपनी ओर देखते हुए देखा तो रश्मि सकपका सी गई और जल्दी से नीचे उतर गई। दोपहर में जब सामने घर की बहुरानी सुषमा बाहर आई तो रश्मि ने आवाज लगा करके उसे बुलाया। रश्मि, ए सुषमा, जरा इधर तो आ, कुछ पूछना है तुझे। आवाज सुनते ही सुषमा आ गई और बोली, क्या बात है आंटी? रश्मि, एक बात तो बता, ये लोगों ने जो ये जवान आदमी किराए पर बिठा दिया है, हमारा तो ऊपर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं था तुम्हारे बाबूजी को कि सामने लड़कियों वाला घर है, जरा सा भी नहीं सोचा। सुषमा भी अपने बड़बोले अंदाज में बड़ा मुंह खोलकर बोलने लगी। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, कोई किराएदार मिल ही नहीं रहा था और घर भी कितने समय से खाली पड़ रहा था। पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। अब अकेले बाबूजी की दुकान से तो घर चल नहीं सकता ना। दुकान के ऊपर बाबूजी ने इनकी गिफ्ट शॉप के लिए दुकान डलवाई। अब उसी में इतना खर्च हो गया कि माल डलवाने के लिए पैसा ही नहीं है। अब गिफ्ट शॉप खोलनी है, कोई गिफ्ट में भी तो हो, गिफ्ट दे देगा नहीं तो रोकड़ा चाहिए, और वो ससुर जी के पास है नहीं। अब लड़कियों वाला घर तो हमारा भी है। मेरी ननद शालू दिखने में कितनी अच्छी है और मैं 1 साल ही तो हुआ है मेरे ब्याह को। आंटी, मैं क्या कम सुंदर हूँ? बस खुद सही रहो, मजाल क्या है कोई देख जाए तुम्हारी ओर। रश्मि अंतर से झल्लाई। सही कहते ही लोग इसे मंदबुद्धि है, एक बात पूछो पूरी रामायण सुना देती है। फिर वापस अपने सवाल पर आ गई। तू क्या बोले जा रही है? जो पूछ रही थी वो बताया नहीं, रामायण पूरी सुना दी। क्या पूछना चाह रही थी आंटी? खी खी की हंसी निकालते हुए सुषमा बोली। रश्मि, अकेला है या कोई परिवार में भी है इसके, ये पूछना चाह रही थी। तेरे घर के हालात मुझे ही नहीं सारे मोहल्ले को पता है। सुषमा, बाबूजी बता रहे थे शादीशुदा है, कह रहा था जल्दी अपनी घरवाली को लाऊंगा। यशपाल नाम है इसकी, सरकारी अस्पताल में खून जांच विभाग में नौकरी करता है। सुबह के काम पर गया, शाम को लौटेगा। आप लोगों को तो आंटी नज़र में नहीं आएगा, दिखने में तो शरीफ सा ही लग रहा है। बाकी कोई शिकायत देगा तो उठा देंगे। कौन सी बड़ी बात है रश्मि, चल ठीक है, वो देख तेरी सासू माँ बुला रही है। हे राम, मैं तो दूध गैस पर छोड़ आई, आज नहीं छोड़ेगी अम्मा कहकर भागी। धीरे धीरे समय बीतता गया। यशपाल की मौजूदगी मोहल्ले में ना के बराबर थी। वो कब आता है कब जाता है किसी को ज़्यादातर सरोकार नहीं रहा, और अगली गली में दिखाई भी पड़ता तो नज़र नीचे रखकर ही चलता। रश्मि या उसकी बेटियों में से कोई छत पर होती तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। कुल मिलाकर उसके आसपास के लोगों में एक अच्छी छवि बन गई थी। देखते देखते साल भी बीतने को आया। वो छुट्टी पर चला गया और कई बार कुछ ज़्यादा समय के लिए बाद आता। रश्मि के अलावा ज़्यादा उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन रश्मि दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने गई तो उसने सामने के घर में एक दुबली पतली सी, कमर पर लंबी सी चोटी, लहराती लाल रंग का सूट पहने एक महिला कभी रसोई से कमरे तो कभी कमरे से दूसरे कमरे में घुसती नजर आई।
उसे देखकर रश्मि के चेहरे पर मुस्कान आई और मन ही मन में बोली, वाह यशपाल, लगता है बीवी ले आया अपनी। चलो अच्छा है, सूनेपन घर में रौनक आ जाएगी। घर की लक्ष्मी का तो स्वरूप ही ऐसा है। सोचते सोचते अपना काम खत्म करके नीचे आ गई। सर्दियों की गुनगुनी धूप में अक्सर रश्मि अपना काम खत्म कर थोड़ी देर के लिए छत पर आकर बैठ जाती। पहले तो ज़्यादा कभी ध्यान गया ही नहीं, लेकिन अब ना चाहते हुए भी नज़र बार बार पड़ रही थी। यशपाल की पत्नी उस समय काम में ही व्यस्त दिखाई दी। पति के दोपहर के भोजन के आने से पहले शायद सारे काम निपटा लेना चाहती थी। खैर ज़्यादा देखना सही नहीं है, ये सोचते ही रश्मि अपनी शॉल चेहरे पर गिराकर सो गई। थोड़ी देर बाद उठी तो देखा मुंडेर के ईंटे वाले झरोखे में से अपने आंगन में बैठी वो उसे देख रही थी। दोनों की नजरें मिली तो वो मुस्कुराने लगी और उठकर मुंडेर पे आ गई। उसके आते रश्मि ने अपनी छोटी सी मुंडेर पर आकर खड़ी हो गई। रश्मि के पास आते उसने दोनों हाथ जोड़कर रश्मि को नमस्ते किया। रश्मि ने भी प्यार से नमस्ते का जवाब दिया और कहा, खुश रहो यशपाल की पत्नी हो जी। उसने सर हिलाकर जवाब दिया। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, अब ताला की बजाय रौनक नजर आएगा। दोनों हंस पड़े इस बात पर। रश्मि, घर तो औरत से ही होता है, लेकिन ये मर्द लोग इस बात को समझने में बहुत समय लगा देते हैं। वो सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। थोड़ी सावली लेकिन ना नक्शा बहुत सुंदर। रश्मि की तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी विद्या, वो बोली। वाह बहुत सुंदर नाम है। साक्षात सरस्वती की मूरत सामने आ गई। विद्या बस नाम की ही विद्या हूँ, पढ़ने में थोड़ी कम रह गई। रश्मि, अरे कोई बात नहीं बेटा, गृहिणी तो बिन पढ़े भी बहुत ज्ञान रखती है और उस जैसा ज्ञान ये किताबें भी नहीं सिखा सकती। तभी उसका पति दोपहर का खाना खाने आ गया। अच्छा आंटी, मैं खाना लगा दूँ उनके लिए? फिर एकदम से रुक कर बोली, मैं आपको आंटी बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बुला सकती हो। जाओ पति को खाना खिलाओ, हमारी बातचीत तो अब होती ही रहेगी। रश्मि और विद्या के बीच अब कभी कभार बात होने लगी। विद्या ज़्यादातर अपने घर के काम में व्यस्त रहती। उसके पास कोई बाई नहीं थी, इसलिए बात करने के उसे कम ही फुर्सत मिलती। दोनों अपने अपने मुंडेर से ही मिलती। बीच में गली थी, इसलिए निजी जिंदगी के बारे में भी कभी सवाल जवाब हुआ ही नहीं। विद्या नहीं तो थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानकारी लेती, जैसे सब्जी वाला किस समय, कूड़े वाला किस दिन आता है, फला दुकान कहाँ है, फला रास्ता किधर है, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे मौसम बदलने लगा तो रश्मि का भी छत पर जाना बंद हो गया। फिर एक रात 10 बजे विद्या ने रश्मि का दरवाज़ा खटखटाया। खोला तो थोड़ी परेशान लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके पति को बुखार लग रहा है, घर में थर्मामीटर नहीं है। नीचे सुषमा भाभी से मांगने गई तो मिला नहीं, तो आपके घर आ गई। सुनते ही काजल ने मजाक के मूड में कहा, उनके घर में तो कुछ होता भी नहीं है, अगर होता है तो वो देंगी भी नहीं। सुनते ही तीनों बहनें हंसने लगी। रश्मि ने डांट लगाई, चुप रहो और जाकर दीदी को थर्मामीटर ला करके दो। जाते हुए उसे रोककर दवाई भी दी, ये कहकर कि अगर ज़्यादा बुखार नहीं है तो इसे आराम आ जाएगा और सुबह जाकर डॉक्टर को दिखाना। रश्मि के इस प्यार और अपनेपन ने विद्या का दिल जीत लिया। उसे रश्मि अपनी माँ की तरह लगने लगी। समय बीतता गया। विद्या गली में आते जाते सबसे बातें करने लगी, लेकिन रश्मि को वो सबसे अपना करीबी समझने लगी। फिर एक दोपहर वो रश्मि के पास आई और कहने लगी, आंटी जी, मुझे कुछ दिन के लिए आपकी सिलाई की मशीन मिल सकती है? रश्मि, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हें सिलना आता है? क्या सिलना है? विद्या, हाँ मुझे सिलाई आती है, नेहा के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। रश्मि ने हैरानी से विद्या की तरफ देखते हुए पूछा, नेहा? कौन नेहा? विद्या, मेरी बेटी है। रश्मि, तुम्हारी बेटी? कहाँ है, किसके पास है, कितनी उम्र की है? रश्मि अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और एक साथ सब जानने को इच्छुक उठी। तीनों लड़कियां भी एकटक होकर विद्या की ओर देखने लगी, जैसे सभी इस रहस्य को जानना चाहती हैं।
विद्या कहकर चुप हो गई। ओठ उसके सिल गए, आंखें उसकी जमीन पर गड़ी रह गई थी, जैसे किसी भंवर में फंस गई हो। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे उलझन में देख रश्मि ने स्थिति संभाली। कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। सबकी निजी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है जो सबसे नहीं बांटा जा सकता है। तुम मशीन ले जाओ, कहकर उसने सुहाना को मशीन लाने को कहा। 5 मिनट चुप होकर विद्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी। दिल पर बोझ बहुत है आंटी, मन बहुत चाहता है कि उतार फेंकूं, फिर डरती हूँ कि कहीं फिर से कोई मुसीबत ना आन खड़ी हो, कहकर वो लड़कियों की तरफ देखने लगी। उसका इशारा समझते ही रश्मि ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, इस घर से बाहर तुम्हारी बात नहीं जाएगी। तुम अपने मन की बात यहाँ खुलकर कह सकती हो। अब तक विद्या का थोड़ा सा गला भी रुक गया था। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, यशपाल के पापा और मेरे पापा पुराने दोस्त थे। किसी रिश्तेदार की शादी के समारोह में उनको रायबरेली आना हुआ तो हमारे घर भी आए। एक रात वहीं रुके। पूरा समय उनकी नज़र मुझ पर ही रही। काफ़ी खुश रहे मेरी हर बात से। उन्हें अपने बेटे यशपाल के लिए ऐसी ही घरेलू लड़की चाहिए थी। हम भी 3 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, छोटी बहन कॉलेज जाने को तैयार में थी। पापा भी मेरे लिए लड़का देख रहे थे। ऐसे में खुद रिश्ता घर कर चल करके आया तो सोचना बनता था। यशपाल कानपुर में सरकारी अस्पताल में लैब में काम करते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी लखनऊ में संपन्न परिवार में शादी हो चुकी थी। 6 महीने के अंदर अंदर देखना दिखाना सगाई ब्याह सब हो गया। शुरू के 6 महीने तो पता ना चला। इनके पापा का प्रिंटिंग प्रेस था, घर का सारा खर्चा वही चलाते थे। इन्होंने कभी घर की तरफ कोई जिम्मेदारी ना रखी। पैसे के मामले बस अपनी इच्छाओं पर ही ज़्यादा पैसा इनका खर्च होता है। मेरी सासू माँ के कहने पर ही मुझे कभी कभार बाहर ले जाते, वरना ज़्यादातर कभी मेरी और कभी कोई फर्ज निभाया ही नहीं। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन इनके पापा सुबह सब्जियां लेकर के घर आए और कहने लगे कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब पसीना बहुत निकलने लगा तो जल्दी से अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे, तो वही बाहर पलंग पर लेटे ही लेटे चले गए। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। इनके पापा परिवार को बहुत जोड़ के रखते थे, ये भी उन्हीं की सुनते थे। अभी कुछ दिन बीते ही नहीं थे कि दरवाजे पर एक के बाद एक कर्जा मांगने वालों का तांता लग गया, जिसकी माँ बेटे को तनिक से भी भनक नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस घाटे में जा रही थी और बेटी की शादी अमीर घराने में अपनी और उनकी साख रखने के लिए लाखों का कर्जा ले लिया था। माँ बेटे दोनों की जिंदगी हराम हो गई। हर दिन कोई ना कोई टपक आता, अपमान गाली गलौज, आस पड़ोस में इज्जत का तमाशा आए दिन का काम हो गया। बेटी ने पैसों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कर्जा उतारने का हर संभव प्रयास में माँ के मेरे गहने, इनका मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस भी बेच दी। यशपाल बहुत चिड़चिड़े से हो गए। कुछ और रास्ता दिखाई ना दिया तो मुझ पर अपने मैके से पैसे लाने का दबाव डालने लगे। मेरे ना करने पर मुझ पर चिल्लाना मारना हर रोज की बात हो गई। खुशी हंसी नाम की हर बात उस घर में रूठ चुकी थी। ऐसे मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बेटे दोनों ने कोई खुशी नहीं दिखाई। यशपाल एक कंजूस, गुस्सैल, चिड़चिड़ा इंसान बन चुका था। उसे अपनी मोटरसाइकिल बहुत प्यारी थी। उसके बिकने का वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे पापा ने कहा मैं कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे तो इनकी आदत बन जाएगी। फिर एक दिन काम पर किसी मरीज के रिश्तेदार से इनका झगड़ा हो गया। गुस्सा भीतर का भी कभी कभी कहाँ कहाँ निकलता है, जिससे मारपीट की वो किसी बड़े नेता का जानकार निकला। नौकरी से सस्पेंड हो गए और जान से मारने की धमकी के डर ने इनसे शहर छुड़वा दिया। अपनी ओर आता खतरा देख के ये रात में ही जान बचाकर अपनी बहन के पास लखनऊ भाग आए। जीजा जी ने थाने में पैसे दे दिवाकर मामला रफा दफा करवाया। अब औरों के साथ जीजा जी का भी कर्जा जुड़ गया। बेटा घर है,
नहीं, बहू गर्भवती है। सासू माँ ने जिम्मेदारी से हाथ छुड़ाने के लिए मुझे मेरे पापा के यहाँ भेज दिया। 3 माह की मैं गर्भवती अपने पापा के घर चल दी। 6 महीने के बाद मैंने बेटी को जन्म दिया। इनकी भी मेरठ में पुनः नियुक्ति हो गई। देखते देखते साल बीत गया। दोनों माँ बेटों में से ना कोई मुझे लेने आया, ना बच्ची को देखने आया। बेटा होता तो शायद चले आते। मैं जब भी इन्हें फ़ोन करती तो कभी नौकरी पर, नहीं घर का नहीं कहाना बनाकर मुझे लिवाने से मना कर देते। सासू माँ ने साफ मना कर दिया कि ना मेरे पास पैसे ना हिम्मत है, यहाँ मत आना। नेहा 1 साल की हो गई, इन्हें भी 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए। बेटी को देखने का इनका कभी मन नहीं हुआ। मेरे पापा लखनऊ में इनके बहन और जीजा जी से मेरी खुशी की भीख मांगने गए। जीजा जी की बात टालने की हिम्मत नहीं हुई थी। उनके बीच बचाव से मुझे रखने को तैयार तो हो गए, लेकिन नेहा अभी पापा के घर में ही रहेगी इस शर्त पर। मेरे पापा ने कहा, तू जा बेटा, अपना घर बसा। एक बार वहाँ तेरी जगह बन गई तो नेहा को ले जाना। जगह तो क्या बनानी है, मैं तो इस किराए के घर को भी अपना नहीं कह सकती। हर चीज़ पर नियंत्रण, यहाँ तक कि सब्जी के पैसों का भी हिसाब मांगता है। मारना हाथ उठाना उसके लिए आम सी बात है। हम मिडिल क्लास घरों की बेटियां एडजस्टमेंट के नाम पर आंटी सहती ही रहती हैं। अपने माता पिता को दुख ना पहुँचे इस ख्याल से दुख को ही तकदीर मान लेती हैं। पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो पति की प्रताड़नाएं सहती हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। 9 महीने हो गए मुझे यहाँ रहते, नेहा का जिक्र भी नहीं करने देते। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार रहती हैं, महीने हॉस्टल में रहने चली गई। पता नहीं कैसे दोनों बूढ़े उस नन्ही सी जान को संभालते होंगे। बच्चा मुफ्त में पल रहा है, बाप का फर्ज निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बेटी का चेहरा भी नहीं देखा और ना ही देखने की इच्छा। मेरे पापा 2 हफ्ते बाद मेरठ किसी काम से आ रहे हैं। नेहा को इस शर्त पर आने की अनुमति दी है कि वो वापस नाना के घर जाएगी। अभी भी वो उसे रखने की स्थिति में नहीं है। जब तक जीजा जी का कर्जा नहीं उतर जाता तब तक नेहा वहीं रहेगी। 3 महीने बाद वो 2 साल की हो जाएगी। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके फ्रॉक का नया कपड़ा लाने का भी पैसा नहीं है। मैं अपने पुराने सूट में से उसका ड्रेस बनाऊंगी। कहते कहते विद्या फूट फूट कर रो पड़ी। रश्मि ने सारी कहानी सुनकर एक बड़ी सांस ली। बेटियां तीनों अवाक सी देख रही थी। यकीनन ही उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। दिखने में जो इंसान इतना सीधा लग रहा था, अंदर से वो इतना क्रूर भी हो सकता है। रोना बंद करो विद्या, कहकर रश्मि ने वसुधा को 1 गिलास पानी लाने को कहा और साथ में चाय बनाने को कहा। तुम्हारी कहानी में वाकई दर्द है। ससुराल वाला या पति अच्छा नहीं है, मारपीट लड़ाई झगड़ा, ऐसी कहानी हर चौथे घर में देखने को मिल जाएगी। यहाँ ना रुका और ना रुकेगा। पति चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन पिता वो हमेशा अच्छा ही देखा है। अपने बच्चे के साथ ऐसा करता हुआ किसी को नहीं देखा। एक दिहाड़ी का मजदूर भी खुद काम करके खा लेगा, लेकिन अपने बच्चे का पेट भर कर ही उसे सुलाएगा। तेरा पति कुछ अलग ही मिट्टी का इंसान है। विद्या ने भीगी आंखों से रश्मि की ओर आंखें उठाकर देखा। सही कह रही हूँ बेटा मैं, रश्मि ने उसकी नज़रों का जवाब देते हुए कहा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि कल को जिया जी का कर्जा खत्म होते ही बेटी को घर ले आएगा, तो मैं तुम्हें बता दूं ऐसा वो कुछ नहीं होने वाला। बच्चा बड़ा होगा तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे, ये लालच का कीड़ा फैलता जाएगा। और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि कोई फरिश्ता आकर के तुम्हारी मदद करेगा या फिर ये बदल जाएगा, ये भी जल्दी मुमकिन नहीं है। जिम्मेदारियों से भागने का सिलसिला चलता रहेगा। बेशर्मी ढीठता से किसी न किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुमने इसके हाथ में जादू की छड़ी दे दी है। जानती हो वो क्या है? तुम्हारा डर। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई तकलीफ ना हो, तुम सहती रहोगी और यहाँ तुम्हें ऐसे दर्द मिलते रहेंगे। और कल को अगर बड़ी होकर नेहा घर आती है तो तुम किस हद से कहोगी कि ये गलत है, ऐसा मत करो, क्योंकि तुमने तो उसे अपनी परवरिश संस्कार दिए ही नहीं है। तुम्हारे माता पिता का अलग भला बुरा कहेंगे, देखो कुछ सिखाया ही नहीं। उनका त्याग तपस्या का कोई मोल ही नहीं रहा।
जो माँ सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा सकता है। इससे पहले कि तुम फिर से माँ बनो, किसी तरह अपनी बेटी को घर ले आओ। कैसे लाना है इसका रास्ता भी बेटा तुम्हें ही खोजना होगा। पहले बेटी के लिए डटो, फिर अपने लिए खड़ी होना। विद्या के हृदय में रश्मि की बातें एक रोशनी की तरह उतर रही थी। उसे आज तक किसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी। वो मशीन लेकर के घर आ गई। काफी देर तक बिस्तर पे लेटी छत की तरफ देखती रही। आज कहीं ना कहीं रश्मि की बातों ने उसे अंदर तक झिझोड़ा था। माना कि यशपाल की संवेदनाएं सोई हुई थी, लेकिन उसने भी पिता के हृदय में बेटी के लिए प्रेम जगाने के लिए कौन सी भरसक प्रयास किए। कितने ही अंतरंग के क्षण पति पत्नी के बीच ऐसे आए जब वो उसके मन को छू सकती थी। बेटी की मासूम छवि को उसके हृदय में बसाकर वात्सल्य की अनुभूति करा सकती थी, लेकिन उसने भी ऐसा कहाँ कुछ किया। बरसों बाद मिले दाम्पत्य सुख को ही संभालती रही। आज अपराध बोध की भावना में गिरकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर जल्दी से उठी, मशीन लेकर के और बैठ गई। अपने एक चमकीले पुराने से सूट से बेटी के लिए ड्रेस बनाने लगी और 2 घंटे बाद एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर रश्मि को दिखाने गई। फ्रॉक देखकर रश्मि दंग रह गई। एक पुराने कपड़े को इतना सुंदर रूप, एक गजब की कलाकारी और प्रतिभा का साक्षात प्रमाण था। रश्मि ने विद्या की तारीफ करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है विद्या, तुम बहुत एक अच्छी टेलर हो। तुम्हें कपड़े सिलने का काम शुरू कर देना चाहिए। सिलाई का काम तुम्हें आत्मविश्वास के साथ साथ स्वावलंबी भी बनाएगा। ये लो, पहला रोजगार तुम्हें मैं देती हूँ। आज ही खरीद करके लाई हूँ मैं ये कपड़ा, तुम बनाओ इसे मेरा सूट। काम अच्छा रहा तो 10 लोगों को बताऊंगी। विद्या हैरानी से रश्मि की ओर देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे तारीफों में ऐसा तोहफा मिलेगा। विद्या सिलाई के काम में जुट गई। रश्मि के शानदार सूट सिलने के बाद उसके काम का भंडार लग गया। फिर 2 हफ्ते बीत गए। विद्या के पापा आए। 2 दिन ही हो चुके थे। रश्मि गली में बाहर निकली तो उसे विद्या के पापा के बैग कंधे पर लटकाए अकेला जाता हुआ देखा। रश्मि देख ही रही थी कि विद्या गोद में नेहा को उठाए घर के अंदर चली आई। चेहरे से खुशी की बारिश टपक रही थी। बच्चे में उसकी ममता को जैसे सारी कायनात दिखाई दे रही थी। रश्मि भी उस करिश्मे को हैरानी से देख रही थी और जानने के लिए उत्सुक थी कि ये चमत्कार हुआ कैसे। विद्या ने अपनी खुशी पर नियंत्रण रखकर बताना शुरू किया। पापा आए, खाना खाया और अपने काम से निकल गए। नेहा यह जानती भी नहीं थी कि मैं उसकी माँ हूँ। फिर भी ये नन्ही सी जान सारा समय मुझसे चिपकी रही। उसकी मुस्कान, आंखें, भोलापन, जैसे हर समय मुझसे कुछ मांग रही हो। यशपाल ने पूरा समय नेहा से दूरी बना कर रखी। शायद डर था कि कहीं बच्चे के मुंह में ना पड़ जाए। ये काम के लिए निकल चुके थे। पापा वापस आए तो जाने की तैयारी करने लगे। मुझसे रास्ते के लिए नेहा के लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए कहा। मैं नेहा को गोद में लेकर के बैठी रही। पापा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, पापा नेहा वापस नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी अपने घर, अपने माता पिता के पास। लेकिन बेटा यशपाल, पापा का डर बोला। अंजाम जो भी हो पापा, मैंने फैसला ले लिया है। मेरी दृढ़ता ने मेरे पापा के विश्वास को बल दिया। कहने लगे, लेकिन इस कपड़े को तो मैं लाया ही नहीं, इसके कपड़े बाजार से खरीद लाऊं। मैंने कहा, कपड़े में बना लूंगी, बस मुझे खरीद कर एक सिलाई की मशीन दे जाइए। पापा बाजार गए और मशीन खरीद लाए। रश्मि ने सब सुनते विद्या को गले लगा लिया और बेटी के लौटने की हार्दिक बधाई भी दी। कुछ दिनों के बाद विद्या ने सब बताया। सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यशपाल ने कई दिन तक उससे बात नहीं की, लेकिन वो भी मस्त रही अपनी सिलाई और बेटी में। खुद को यूं नज़रअंदाज देख वो अपने आप को बदलने लगा। सब शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। फिर विद्या ने बताया कि उसे कुछ लड़कियां भी मिल गई हैं जो सिलाई सीखना चाहती हैं। विद्या आत्मनिर्भर के रास्ते में बेटी के आगमन पर उसे एक नई राह दिखाई दे रही है।
फिर एक दिन विद्या ने आकर के बताया कि वो ये घर छोड़ रहे हैं। उसकी सिलाई कक्षा की वजह नीचे वालों को दिक्कत आ रही है। उसने एक बड़ी जगह ली थी जहां वो अपना एक छोटा सा सिलाई स्कूल खोलने जा रही थी। रश्मि सुनकर बहुत खुश हुई, उसके जाने से थोड़ी दुखी भी हुई। विद्या रश्मि के गले लगते हुए बोली, आंटी जी, आज मैं जहां आकर के खड़ी हूँ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी बातों से मुझे प्रेरणा बहुत मिली है। ये सारी हिम्मत, ये नया मार्ग आप ही का दिखाया हुआ है। भगवान करे जब भी कोई बेटी दुखी हो तो रश्मि आंटी जैसा फरिश्ता आस पास हो। रश्मि की आंखें भर आई, प्यार से विद्या के चेहरे पर चपत लगाते हुए बोली, किराएदार तो इस घर में बहुत था, लेकिन जो लगाव तुझसे हुआ ऐसा किसी से नहीं हुआ। आती रहना दीदी। इस तरह कहकर तीनों बहनें भी विद्या से लिपट गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।